गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म चैप्टर कर रहे थे इंडियन इकोनॉमी का, ठीक है। दैट इज़ एलपीजी हम पूरा कंप्लीट कर चुके थे। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में हमने देखा था कि जो भी 1991 से पहले लाइसेंसिंग पॉलिसी थी उनको लिबरेट कर दिया गया था, कोटाज हटा दिए गए थे, रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गई थी, ठीक है। और जो है काफ़ी अब जो ऐसी सेक्टर्स थे, एरिया थे जिसमें प्राइवेट सेक्टर विदाउट एनी लाइसेंस की परमिशन से अपनी इंडस्ट्री को ओपन कर सकता था। उसके बाद हमने बात की थी प्राइवेटाइजेशन में जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे उन्होंने अपने शेयर्स एंड बॉन्ड्स को प्राइवेट सेक्टर को जो है वो सेल किया था। मतलब उसमें था कि प्राइवेट ओनरशिप दे दी थी और गवर्नमेंट ने अपनी इंटरफेरेंस वहाँ से हटा ली थी, ठीक है। मतलब चीज़ें प्राइवेटाइज कर दी थी। रीज़न वही थे कि फाइनेंस की कमी थी, इनएफिशिएंट वर्किंग थी, स्टाफ प्रॉपर से मतलब कैपेबल नहीं था वर्किंग के लिए, और मेनली जो प्रॉब्लम थी दैट इज़ ऑफ फाइनेंस। उसके बाद हमने बात की थी ग्लोबलाइजेशन था जो कि हमारा इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस ट्रांजैक्शंस रन होती थी, ठीक है ना। लाइक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को अलाउ कर दिया था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रॉपर से था विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। मतलब अब इंपोर्ट हम कैपिटल गुड्स करते थे, मतलब काफ़ी टैरिफ पॉलिसी लिबरेट कर दी थी, कोटाज हटा दिए गए थे कि कितनी क्वान्टिटी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, लाइक सो मेनी थिंग्स। वो सब जो था वो लिबरेट हो गया था, ठीक है। सो डेफिनेटली हमने एलपीजी पढ़ा, हमने एक इकोनॉमिक रिफॉर्म लेकर आए, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म लेकर आए इन दी 1991। अब नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज़ लाइक एंड अप्रेजल ऑफ एलपीजी पॉलिसीज़, लाइक बेसिकली क्रिटिकल व्यू, जिसमें हम इसके पढ़ते हैं पॉजिटिव एंड द नेगेटिव्स। ऑब्वियसली बात है, हर चीज़ के प्रॉन्स भी होते हैं एंड कॉन्स भी होते हैं, ठीक है। पॉज क्रॉन दोनों होते हैं कि क्या उसके फ़ायदे रहे और क्या उसका नुकसान रहा, ठीक है। फर्स्टली हम देखेंगे मैरिट जो था दैट इज़ पॉजिटिव पॉइंट। फर्स्ट ये हुआ कि हमारी इकोनॉमी क्या हो गई, वाइब्रेंट इकोनॉमी हो गई। वाइब्रेंट इकोनॉमी का मतलब है कि एक इकोनॉमी में हलचल हुई, वाइब्रेशंस होती हैं, हलचल हुई। हलचल मीन्स एक नया, एक डेफिनेटली एक किक स्टार्ट मिला, एक बिल्कुल ही सिस्टम चेंज हुआ। लाइक पब्लिक से हम लोग जहाँ पर बिल्कुल ही पब्लिक ओरिएंटेड इंटरप्राइजेस थे और पब्लिक ओरिएंटेड इंडस्ट्री थी, सब इकोनॉमी उस हिसाब से चलती थी, अचानक से एक हमने न्यू शिफ्ट लिया। तो बेसिकली ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है स्टैंडिंग अप एज इंडिकेटेड दैट द जीडीपी ग्रोथ। तो एकदम हमें क्या देखने को मिला, हमारा जो इकोनॉमी का जीडीपी है वो बूस्टअप हो गया, वो इंक्रीज़ हो गया। लेटर ऑन स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, अब क्या हो गया, एक सपोर्ट सिस्टम मिल गया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को, ठीक है ना। मतलब कह रहे हैं कि इट इज़ ओइंग टू दीज पॉलिसीज दैट आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया हैज़ अचीव्ड द ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन। ऑब्वियसली इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज, इंटरनेशनल मार्केट में जो आपकी इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है उसको क्या मिला, उसको एक नया मीन्स ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन मिला। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, पहले हम टेक्नोलॉजी अगर हम एक ही जगह पे बाउंड है तो हम वहीं से रिलेटेड टेक्नोलॉजी से डील करते थे, पर जब हम इंटरनेशनल लेवल पर आ गए तो बहुत चीज़ें हैं, हम एट इंटरनेशनल लेवल और ग्लोबल लेवल पे चीज़ों को देखने लग गए। तो डेफिनेटली एक इसने हमें वाइज लुक दिया हमारी टेक्नोलॉजी को। उसके बाद हमारी बात होती है अ चेक ऑन द फिस्कल डेफिसिट। अब चेक मींस इसमें बेसिकली बात है कंट्रोल की, ठीक है, कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो एक सीरियस थ्रेट था हमारे लिए। हमें पता है कि हमारे पास फाइनेंस की कमी थी, तो जब हम एलपीजी के अकॉर्डिंगली आए तो ऑब्वियसली जब इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस हुए, बिजनेस फास्ट हुए, प्राइवेट पर्सनस ने इन्वेस्टमेंट करी, प्राइवेट ऑनर्स आए, तो हमारी जो फिस्कल डेफिसिट की प्रॉब्लम थी वो रिमूव हुई। ऑब्वियसली फिर इन्फ्लेशन भी इससे कंट्रोल हुआ होगा, क्योंकि जब गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होते, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, जब गवर्नमेंट पास पैसे नहीं होते तो वो बाहर की कंट्री से बोरो करते हैं, ठीक है, बोरोइंग्स होती हैं। बोरोइंग्स होकर अल्टीमेटली वो इकोनॉमी में सर्कुलेट होती हैं, इकोनॉमी में पैसा आता है, लेकिन वो इकोनॉमी का अपना पैसा नहीं होता। तो उसकी वजह से अगेन लोगों के हाथों में पैसा जाएगा, लोग डिमांड करते हैं, इन्फ्लेशन रेट अप होता है। क्योंकि जितना ज़्यादा, क्योंकि बेसिकली जब हम मनी को सप्लाई करते हैं, प्रिंट करते हैं, तो उसके लिए हम एक बैकअप रखते हैं इकोनॉमी में, रिजर्व्स। बट यहाँ पर तो विदाउट एनी प्रिंटिंग और विदाउट एनी बैकअप जो है वो इकोनॉमी में मनी का सर्कुलेट हो रहा है। क्यों? थ्रू दी बोरोइंग्स, ठीक है ना। सो अल्टीमेटली दैट इज़ अ वेरी मेजर इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, बट दैट प्रॉब्लम इज़ सॉल्व्ड बाय दी एलपीजी, क्योंकि एलपीजी की वजह से हमारे इन्फ्लेशन रेट को काफ़ी कंट्रोल मिला। उसके बाद कंज्यूमर्स की
सॉवरेनिटी आ गई। बेसिकली इसमें बात जो की गई है कि जो ऑब्वियसली बात है, जब इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो कंज्यूमर्स को क्या मिली, कंज्यूमर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली, कंज्यूमरिज्म आया, ठीक है, वैरायटी बहुत प्रोड्यूस हुई, क्योंकि अल्टीमेटली जब इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं तो वो यही सोचती हैं कि अगर हमने मार्केट में अब सर्वाइव करना है या मार्केट हमने बनानी है तो डेफिनेटली वो सिर्फ कैसे अचीव कर सकते हैं, बाय सेटिस्फाइंग दी कस्टमर्स नीड, कि अगर कस्टमर्स की नीड को और कंज्यूमरिज्म को फर्स्ट रखेंगे और कंज्यूमर्स को मोर इंपॉर्टेंस देंगे, देन ओनली they are able to reach at the global level और मतलब achieve और attain the major portion of the market. Like producer are wisely responding to customer choice and preferences. Obviously वो मैंने अभी बात बोल दी कि जब competition high होता है तो डेफिनेटली हर किसी को अपनी क्वालिटीज़ भी इम्प्रूव करनी पड़ती हैं, तो वो कंज्यूमरिज्म की तरफ मूव हुए। नेक्स्ट इज़ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन दी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। डेफिनेटली जब हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होने लग गया, ठीक है ना, तो उससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी इंक्रीज हुए। मतलब थैंक्स टू दीज पॉलिसीज फॉरेन एक्सचेंज हैज़ बीन रीच टू कंफर्टेबल लेवल, लाइक गुड अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एनहांसेस द इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस एंड मोर ओवर द ग्लोबल इन्वेस्टर्स इन द इंडियन मार्केट। एक इकोनॉमी का बूस्टअप होता है, क्योंकि इसमें आप ये बोलोगे मैम हम फिर इम्पोर्ट कर रहे हैं बाहर से, बच्चे हम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं तो बाहर से हमारी चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट भी तो हो रही हैं ना। जब ग्लोबल लेवल पे बिजनेस होता है तो मीन्स एक्सपोर्ट भी होता है एंड इम्पोर्ट भी होता है, तो एक कारण था कि फॉरेन एक्सचेंज जो है हमारी इकोनॉमी में अच्छी आनी शुरू हो गई। फ्लो ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स हुआ, बिल्कुल अब प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टर्स भी अलाउ हो गए थे, कोटाज रिमूव कर दिए गए थे, नाउ दे कैन इन्वेस्ट इन अवर कंट्रीज, फ्रीडम मिल गई वहाँ पर, है ना उनको। लाइक डोमेस्टिक इकोनॉमी वॉज नॉट जनरेटेड इनफ ऑफ सरप्लस फॉर री इन्वेस्टमेंट, है ना, क्योंकि सिर्फ डोमेस्टिक इकोनॉमी का इतना पैसा नहीं था कि वो अरेंज कर पाए, तो ऑब्वियसली प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया। उसके बाद रिकॉग्निशन ऑफ द इंडिया एज एन एमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। तो एलपीजी के बाद इकोनॉमी एक कह लो कि जब डेवलपिंग कंट्री बननी शुरू हुई तो वो एक वर्ल्ड में एक पावर की तरह निकल के आई। बिकॉज बच्चे एक होता है, अब जैसे अब अमेरिका है, अमेरिका इज़ टोटली डेवलप्ड के बाद हमेशा बंदा नीचे डिक्लाइन आने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक बार वो पूरा डेवलप्ड हो गया तो उससे ज़्यादा वो क्या डेवलप्ड होगा, है ना। बट जैसे अब इंडिया है, इंडिया एक लो लेवल से उठकर ऊपर जा रही थी। ऑब्वियसली जब वो कोई बंदा ग्रोथ करता है ना तो वो एक शाइनिंग स्टार बन के सामने आता है, तो वही चीज़ सेम इंडिया के साथ हुआ कि इंडिया ने ग्रो करना शुरू करा एक बहुत बैक पॉइंट से, तो ऑब्वियसली इट्स एमर्जिंग इकोनॉमिक पावर बन के जो है वो वर्ल्ड में दिखा। दिस रिकॉग्निशन इज़ बेसिकली नॉट ओनली राइजेज द इंडियन इकोनॉमिक रैंकिंग इन दी वर्ल्ड बट ऑल्सो बूस्ट द कॉन्फिडेंस। ऑब्वियसली मतलब जब आपके पॉजिटिव चीज़ें बाहर हाईलाइटेड होना शुरू होती हैं तो दैट अल्टीमेटली बूस्ट योर मोरल एंड दी कॉन्फिडेंस, तो और दूसरे लोग भी अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ। And the last one is a shift from the monopoly market to competitive market. Yes, monopoly market जिसमें एक सिंगल सेलर्स होते हैं, competitive market जहाँ पर काफ़ी सेलर्स होते हैं और एक कंपटीशन का स्पिरिट होता है। ऑब्वियसली ग्लोबल की वजह से अब प्राइवेटाइजेशन की वजह से काफ़ी जो लोग हैं वो इंडस्ट्रीज़ में एंटर कर चुके हैं, ठीक है। अब पहले था कि एक चीज़ को बनाने का सिर्फ एक या दो पर्सन थे, है ना, तो ऑब्वियसली उनकी मोनोपोली पावर थी, उनका जैसा दिल चाहता था गुड्स प्रोड्यूस करते थे, जैसा दिल चाहता था उसको बेचते थे, जैसा मन में आता था वो करते थे। बट आफ्टर दी एलपीजी लाइक इकोनॉमी में एक कंपटीशन लेवल हाई हो गया, कंपटीशन डोमेस्टिकली भी मिला, मोर ओवर इंटरनेशनल लेवल पर भी कंपटीशन मिला, तो उससे मार्केट जो है वो कॉम्पिटिटिव बन गई। कॉम्पिटिटिव मार्केट का ये एक पॉजिटिव पॉइंट होता है कि उसमें फिर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्वालिटी की तरफ मोर ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं और वो कस्टमर्स की नीड की तरफ ध्यान देना शुरू हो जाते हैं। व्हाट देयर कस्टमर एक्चुअली नीड उनके बारे में ज़्यादा कंसर्न होते हैं। लाइक इंडियन मार्केट आर नाउ इंक्रीजिंग दी शेडिंग इट्स मोनोपोलिस्टिक करेक्टर एंड बिकमिंग अ मोर एंड मोर कॉम्पिटिटिव। फॉर एग्जाम्पल अ कपल ऑफ डिकेड्स बैक द प्रोडक्ट्स लाइक कार, रेफ्रिजरेटर, एसीज, पीसीज वर द मोनोपोली मार्केट of select brands only, but now the multiple varieties of these products are available at the competitive prices. So these are the some positive effects of LPG, but definitely if there are some positive there are some negative also. So negative is that in this basically they neglect the agriculture, because जब international level पे डीलिंग हुआ इन्होंने मेन स्ट्रेस दे दिया इंडस्ट्रियलाइजेशन को,
ठीक है, at the global and the domestic level. But the major concern of our India, that is agriculture, that is a forte of our Indian economy, because before that 72% population was working in the agriculture sector, and that was the major source of income in our economy. But after the LPG, the major concern was shifted to the industrialization, then that is why the agriculture sector was neglected completely. ठीक है ना. सो डेफिनेटली ये एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट नहीं था, बिकॉज जो जड़ें हैं हमें वो अपनी जड़ें कभी नहीं छोड़नी चाहिए. देन इसके क्या हुआ था, इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल बन गया एक इंडस्ट्रियल सेक्टर का है. ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे लेबर सप्लाई टू इंडस्ट्रियल, प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लेबर सप्लाई टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर, एंड मोर ओवर की सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लाइक ट्रैक्टर्स वगैरह, वो भी सब एग्रीकल्चर में. सो एग्रीकल्चर को हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज़ द रूट ऑफ इंडियन इकोनॉमी. नाउ अर्बन कंसनट्रेटेड टू ग्रोथ प्रोसेस. येस, इन्होंने क्या किया, अब देखो इंडस्ट्रीज़ वगैरह ज़्यादातर हैं वो हमें पता ही है कि ज़्यादा थोड़े अर्बन एरियाज़ में लगते हैं, जहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन हो. तो इन्होंने जो स्ट्रेस दे दिया, दैट इज़ द ग्रोथ ऑफ ओनली ऑफ द अर्बनाइजेशन. तो इसकी वजह से एक मेजर प्रॉब्लम्स हुई, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इंक्रीजिंग द डिस्पैरिटीज़ बिटवीन द richer and the poor, because mostly the poor people are living in the rural areas, right? So maximum of people are living in the urban areas are of kind of some belonging to some rich families and some middle class families. So industrialization ka stress is also was also to the urbanization, basically urban areas. So due to that, ultimately rural areas are becoming more worse. So all the MNCs are focusing on the urban areas where they find the conductive industrial infrastructure, like I told you earlier, electricity, proper transportation facilities. ठीक है, रूरल अर्बन ग्लफ आ गया. ग्लफ मीन्स मतलब जो उनका गैप है दैट वाज इंक्रीजिंग. वही है कि रूरल एरिया है वो ज़्यादा बैकवर्ड होते चलेगा और अर्बन एरिया डेवलप्ड होकर चले. जो उनका डिफरेंस है वो इंक्रीज़ होता चला गया. और सोशल इकोनॉमिक एंड सोशल ड्यूलिज्म आर ऑलवेज अ बिग थ्रेट टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. और ये ऑब्वियसली बैलेंस्ड ग्रोथ नहीं है, इसको इनइक्वालिटी को जनरेट किया गया. उसके बाद हमारा द थर्ड वन इज़ इकोनॉमिक कॉलोनलिज्म. इकोनॉमिक कॉलोनलिज्म का मतलब ये था कि ऑब्वियसली जब एमएनसीज इंडिया में एंटर करी, ठीक है ना, आफ्टर मतलब इंडिया में 200 साल राज किया गया था ब्रिटिशर्स ने. उसके बाद फिर उन्होंने ब्रिटिशर्स को बिल्कुल बैन कर दिया. उसके बाद फिर एमएनसीज आई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आई. तो कहीं ना कहीं उनका यही माइंड में था कि अगेन से हमें रूल कौन करने लग जाएगा, ब्रिटिशर्स रूल कर जाएंगे थ्रू द एमएनसीज, इम्प्लाइंग द सिचुएशन वेयर एमएनसीज आर एक्सप्लोटिंग द इंडियन मार्केट एंड टू सेल their product, and in the process domestic products are marginalized owing to their poor competitive strength. ये हो ही रहा है, ये सच है आज की डेट में. आप बताओ इंडियंस ऐप या इंडियन चीज़ें कितनी चल रही हैं, आप भी खुद देखते हो. हम लोग यूजुअली क्या ज़्यादा यूज़ करते हैं, फॉरेन ब्रांड्स. तो अल्टीमेटली तो फिर भी हम पर रूल उन्होंने कर ही लिया. ठीक है. देन स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, ये हमने बोला कि कंज्यूमरिज्म बहुत आ गया, कंज्यूमर को इम्पोर्टेंस मिलनी शुरू हो गई. तो जो ऑब्वियसली बात है, जो सारी जो मार्केट है वो किसके आसपास घूमने लग गई, ओनली दी कंज्यूमर्स. तो जो कंज्यूमर की नीड्स है उसी के अकॉर्डिंगली चीज़ बनने लग गई, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है. लाइक इंडियन सोसाइटी इज़ अडेप्टिंग इटसेल्फ टू द वेस्टर्न कल्चर ऑफ स्प्रेडिंग थ्रू दी बोरोइंग, है ना, बोरोइंग्स इंडियन इकोनॉमी भी लेने लग गई. एंड दिस में एक्सपैंड साइज ऑफ मार्केट फॉर द ट्रेडर्स एंड द मैन्युफैक्चर, परसेंटली एनहेंसिंग द वल्नरेबिलिटी ऑफ द हाउस होल्ड एज कंज्यूमर्स. सो बेसिकली मतलब अनसर्टेनिटी, बिकॉज कंज्यूमर का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं वो तो एक तरह से डिपेंड कर गया सिचुएशंस पे, वो तो बहुत ज़्यादा जल्दी से चेंज होने लग गए. मतलब कंज्यूमर्स ओरिएंटेड मार्केट होने की वजह से ये हो गया कि मार्केट में कोई स्टेबिलिटी नहीं रही, कोई भी मतलब कभी भी कुछ भी चेंज होने लग गया. टेस्ट प्रेफरेंसेस चेंज हो गई, मार्केट का बिल्कुल ही जो है सिस्टम चेंज हो गया. सो बिल्कुल ही ये डिपेंड कर गई कंज्यूमरिज्म पर. उसके बाद है लूप साइडेड ग्रोथ. वही मैंने बोला, वन साइडेड ग्रोथ, नॉट बैलेंस्ड ग्रोथ. एक जगह पे जैसे इंडस्ट्री सेक्टर की ही ग्रोथ करनी शुरू कर दी, आईटी इंडस्ट्रीज़ पे ही फोकस करना शुरू कर दिया, ठीक है ना. और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो निगलेक्ट होना शुरू हो गया, ठीक है.
सो ये इट इज़ अलार्मिंग टू नोट दैन ओइंग टू लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन द इंडियन फार्मर्स इज शिफ्टिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स फॉर फॉरेन मार्केट कॉजिंग अ शॉर्टफॉल ऑफ डोमेस्टिक सप्लाईज ऑफ फूड ग्रेन्स, क्योंकि वो भी अब पैसा कमाने के लिए उन्हीं चीज़ों का प्रोडक्शन करना शुरू हो गए तो खाने की कमी होनी शुरू हो गई. सो बेसिकली वही चीज़ें दैट कॉज द नेगेटिव इफेक्ट. देन कल्चर इरोजन हुआ. हमारा कल्चर हमें पता है एलपीजी हम जब फॉरेन कंट्रीज़ के साथ जब हमें इंट्रैक्शन किया तो जब हमने उनकी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया तो हमने उनके कल्चर को भी अडॉप्ट कर लिया. वेस्टर्न कल्चर वो हमारी हर चीज़ पर आ गया, हमारे सोशल लेवल पर, हमारे खाने पे, हमारे पीने पे, हमारे सोचने पर, हमारी लाइफस्टाइल पर, हर जगह पर कहीं ना कहीं जो है फॉरेनर्स का जो इम्पैक्ट है वो दिखना शुरू हो गया. नाउ एवरीबडी वांट टू बी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट एंड वेल ऑफ रिगार्डलेस ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी towards the family and the society. वो आज हो ही रहा है, like just for like the foreigners. Loyalty towards the family and loyalty towards the society, which used to be the stronghold of Indian social culture, are being discarded as useless virtue in the wake of the materialism. आजकल हम क्या बन चुके हैं, मटीरियलिज्म हमारे में आ गया है, मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं. सो अल्टीमेटली ये कुछ थे उनके ड्रॉबैक्स. एंड अलॉन्ग विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर.